नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर मैं लास्ट डेट ऑफ हियरिंग की बात करूं तो वह था आपका 28 जुलाई 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 2026। इसमें जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी पेटिशनर्स हैं, सबकी बातों को बड़े इत्मीनान से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना गया। ठीक है, जितने भी पक्षकार थे। मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो आपके पीएसयूज में, ठीक है, जो पीएसयूज में आपके लॉ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसमें भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं ना, या फिर जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, लीगल मैनेजर्स होते हैं, उनके पक्ष को भी यहाँ पर सुना गया 28 जुलाई को। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तो यह है आपका, नेक्स्ट डेट है आपका 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त को है आपका। उम्मीद है कि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल पर, है ना। तो जो मुख्य बात है उसमें सबसे पहले तो जितने भी पक्षकार हैं उनके पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना गया, सारी बातों को समझा गया। जो उनकी दलील थी कि एज को लेकर था कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका कि एज ही निकल जाएगा, है ना, तो 3 साल का समय बहुत लंबा होता है, ये सारी चीज़ें, और एकदम से यह नियम आ गया। बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे। कई सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना इनरोलमेंट नहीं करवाया, है ना। एक बात आप याद रखिए, आज का सेशन जो मैं लेकर आया हुआ हूँ वो जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए आज मैं सेशन लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो एक बात का तो आप ध्यान रखिएगा, वह यह है कि जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, आपका लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, पहला काम करना है कि आपको अपने कंसर्न स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद देन आफ्टर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उसको क्लियर कर लेना है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो भी आपका बार एसोसिएशन है ना, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ बार एसोसिएशन के आप मेंबर बन जाइए। क्योंकि अब 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह जो नियम बना है आपका 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल का, यह सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के बाद यह नियम लागू हुआ है। तो बहुत ज़्यादा, हाँ, ये है कि थोड़ा सा रिलीफ अभी मिल जाएगा आपको, क्योंकि एकदम से यह लागू हुआ है तो कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उसे भी अगर आपको ये लगता है कि आपको मैं अभी बता दूं कि क्या क्या आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो थोड़ा सा यह जो है ना, जल्दबाजी होगा कहना, ठीक है। यह हो सकता है कि यह जैसे जो दलील दिया गया उसमें यह है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है जो एग्जाम देते हैं, उसके बाद उनका जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ट्रेनिंग के टेन्योर को थोड़ा लंबा किया जाए, ठीक है। उसके बाद उनको कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर प्रॉपर मिले, ठीक। उसके बाद जो जिस वक्त वो लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर वो इंटर्न होते हैं तो उनकी इंटर्नशिप प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। क्योंकि देखिए, इसमें मेन जो कंसर्न है 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लाने का, उसमें यह बात था कि होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक एक जजमेंट था, ठीक है, उसको माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो जजमेंट था, उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही किसी मामले में उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया। तो उस यह मामला जब ये सारी बातें पहुंची तो कोर्ट को यह लगा कि जो कोर्ट रूम का एक्सपोजर है ना, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, वह सिर्फ एडवोकेसी से ही मिल सकता है। इसीलिए लगा कि नहीं, थोड़ा सा एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी इस सिविल जज एग्जाम के लिए होना चाहिए, और वो मैच्योरिटी तभी आएगा जब आपके पास कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होगा, एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होगा। निश्चित तौर पे अगर मैं एडवोकेसी की बात करूं, अगर आप ईमानदारी से इस प्रोफेशन में हैं तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ना। एक केस पर ही अगर आप काम कीजिए ईमानदारी से
तो इतने सारे फैक्ट्स से आपको गो थ्रू होना होता है, इतने सारे एविडेंसेस होते हैं। अब वो चाहे सिविल का मामला हो या फिर क्रिमिनल का मामला हो, बहुत गहन अध्ययन आपको करना होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आज जो है यह बात भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बड़ा वकील कैसे बने, एडवोकेसी में फ्यूचर है या नहीं है। अब तो एडवोकेसी में ही फ्यूचर है, क्योंकि पहले आपको एडवोकेट बनना है, उसके बाद ही आप सिविल जज बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सेशन लेकर आया हुआ हूँ। इस वजह से बड़े वकील मुकदमा जीत जाते हैं, यह पूरा जो है ये हेडिंग है आज का। तो यह चीज भी जानना चाहिए। सिर्फ अगर वैसे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करें वो यह सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ समय पास करना है, तो 3 साल का समय मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ पास करने का सोच रहे हैं ना, तो उससे सिर्फ आप ही का नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो बात आप एज एन एडवोकेट सीख पाएंगे, वह जब आप सिविल जज बन जाएंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलग है। और इधर जब आप आइएगा एज ए सिविल जज, जब आप काम किया तो वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाएगी। वहाँ फिर आपको केसेस का डिस्पोजल करना होता है, समय समय पे हाई कोर्ट का डायरेक्शन आता है कि इतना सिविल मैटर, इतना क्रिमिनल मैटर, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जितना एक्सपीरियंस गेन करना है एज एन एडवोकेट, आप ईमानदारी के साथ गेन कीजिए। कहीं इंटर्नशिप करते हैं किसी लॉ फर्म में, कहीं, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा दलील किया गया है। यही सारी बातें वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया है ना, कि एकदम से यह नियम आ गया, बच्चे तैयार नहीं थे, फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर कहा गया। ठीक है, उसके बाद लॉ फर्म, फिर पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको लेकर भी मैंने कहा है, जो लॉ ऑफिसर्स है, उन्होंने कहा कि साहब हमारे बात को तो सुना ही नहीं गया। एडवोकेसी की बात तो आ गई, लेकिन हमारा काम भी तो कुछ अलग नहीं है। हमारा काम भी तो जो पीएसयूज हैं, है ना, उनको रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में, पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, केस की ब्रीफिंग है, सब कुछ एडवोकेट्स के साथ मिलकर हमें प्रॉपर तरीके से कोर्ट रूम में काम करना पड़ता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए। तो ये सारी चीज़, तो इन्होंने कहा कि हमारे काम को भी इस एडवोकेट के वर्क में ही इंक्लूड, शामिल किया जाए, है ना। इनका ये दलील था, ताकि 3 साल का अनुभव अगर हमारे पास भी हो जाए तो हम भी सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहे। अभी तक तो होता है, बहुत सारे सिविल जज जो है उनको मैं जान रहा हूँ कि वो पहले बैंकिंग सेक्टर में थे, उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया जुडिशरी का, फिर उनका सिलेक्शन हो गया। तो तक, क्योंकि उस वक्त कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं थी, उनके पास एलएलबी की डिग्री थी, एग्जाम देते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब 3 साल होने के बाद उनको यह डर सता रहा है कि हम कहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। बात समझ में आई? तो अब क्या है कि उनका कहना है कि हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में है, तो जिस बैंक में हम काम कर रहे हैं वहां से हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उनका पक्ष ये है। या किसी भी पीएसयूज में वो काम कर रहे हैं, वहां से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई एज ए लॉ ऑफिसर ये हमारे यहाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी है, क्योंकि 3 इयर्स प्लस अभी के हिसाब से 3 साल या 3 साल से ज्यादा का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो यह मुख्य बातें कुछ है, ये दलील दी गई वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बेंच के द्वारा भी सभी बातों को बड़े इत्मीनान से सुना गया, उन्होंने समझा भी सभी बातों को, है ना। तो अब देखते हैं, उम्मीद है कि 12 तारीख को, जो आपका 12 अगस्त है, उस दिन कुछ हमें बेहतर सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब लोग कहते हैं वकालत में क्या फ्यूचर है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको पढ़ना तो होगा। अब कई लोग हैं जिनसे मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है, उनका कहना है कि देखिए, ये कोर्ट में, कचहरी में, कचहरी कहा जाता है। आप अगर मैं बिहार की बात करूँ तो यहाँ कोर्ट को कचहरी कहा जाता है, ठीक है, कचहरी लोग कहते हैं। तो कहते हैं यार, कोर्ट कचहरी में ज़्यादा पढ़ाई की है ना आवश्यकता नहीं होती। ऐसा बात नहीं है। आपको जिनको एड्रेस करना है, एड्रेस इन द सेंस कि आपको जिनके सामने दलील देना है, वह सामने जो बैठे होते हैं वह जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, है ना। और आप ही में से जो लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन के थ्रू, जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है, वही लोग वहाँ बैठते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने गहन अध्ययन किया होता है, और फिर धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर उनका काम होता है, सारा चीज़ है। तो अगर यह आप सोच रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। खासकर जो अभी यंग जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स तो जो है वो उनका उनका एक्सपीरियंस है ही, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार उनका काम है, सारी चीज़ें हैं। और जूनियर्स भी अपने सीनियर्स से सीखते हैं, हर फील्ड में, एडवोकेसी में भी जितने भी जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर से सीखते हैं। ठीक उसी तरीके से जुडिशरी में भी जो यंग जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वह अपने सीनियर से सीखते हैं, और यही परंपरा रही है। ठीक है, और इससे खूबसूरत कोई परंपरा का अगर मैं बात करूं तो शायद नहीं हो सकता है। खासकर अगर मैं लॉ की फील्ड की बात करूं, अगर आपको आपके सीनियर से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सिर्फ आपको नॉलेज ही सीखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि उनका एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो
पूरा ईमानदारी के साथ सीखिए वहाँ पर, है ना, फुल डेडिकेशन के साथ सीखिए। सीखने को तो मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको, उनके एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को समझिएगा, सारी बातें, है ना। अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं तो सोचिए आप एक अकेले बैठे होते हैं, ठीक है, और आपके सामने कई सारे एडवोकेट्स होते हैं, सबके उनके केस की लिस्टिंग होती है, कैसे पेशेंसफुली सुनना है, सारी बातों को समझना है, ठीक है। तो ये सारा एक्सपीरियंस के साथ ही होता है। तो अगर मैं बात करूं एडवोकेसी की, अगर आपके पास एक बेहतर एडवोकेसी का स्किल होगा तो निश्चित तौर पर 3 साल बाद जब आप सिविल जज एग्जाम में बैठिएगा और क्रैक कीजिएगा तो आप एक बहुत शानदार जुडिशियल ऑफिसर बनिए, क्योंकि आपको माइंडसेट पता होगा, कोर्टरूम का माइंडसेट पता होगा। एज एन एडवोकेट क्या परेशानी होती है, उनकी परेशानी को आप समझिएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल लागू किया गया है, ठीक है। तो देखिए, तो कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई किस वजह से जो है बड़े वकील मुकदमा जीतते। देखिए, वकील कौन बड़े होते हैं, वकील बड़ा जो है ऐसे नहीं कि एकदम से कोई बाई बर्थ वकील बड़ा होते हैं। वही मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी तैयारी और रणनीति उनको जीत दिलाती है। आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है। अगर मैं इस लीगल फ्रेटर्निटी की बात करूं तो इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन से आपका पतन शुरू हो गया। आपको यह लगता है कि नहीं, लकीर के अगर आप फकीर बन गए कि नहीं, बस एक कॉपी पेस्ट वाला माइंडसेट अगर आपके दिमाग में है और हर केस में वही चलेगा, तो यह नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे 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 आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जो यंग हमारे एडवोकेट्स हैं, निश्चित तौर पे वो मेहनत कर रहे हैं। बस एक बात आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई से कभी भी अपनी दूरी नहीं बनाइएगा, हमेशा पढ़ना। अब तो मोबाइल आपके पास है ना। हमारे जैसे मेंटोर हैं आपके पास, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं सिर्फ आपका टीचर ही नहीं, मैं मेंटोर हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं इस तरह के सेशंस भी आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपको ये सेशन अटेंड करना है तो ऑनलाइन मोड में आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें डेटा होता है। आप सर्च कीजिएगा लॉकुल, यूट्यूब पर जाके लॉकुल सर्च कीजिएगा, वहाँ पर यह सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, श्वेताब कुमार, आप सर्च कीजिएगा लॉकुल, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है गहराई से अध्ययन। पहला पॉइंट है आपका गहराई से अध्ययन। उसमें क्या, केस की हर छोटी छोटी बड़ी जानकारी और दस्तावेज का गहराई से अध्ययन आपको करना है। अगर बड़ा वकील वही बनता है जो बारीकी से हर चीज़ों का अध्ययन करता है। बड़ा बनने के लिए बारीकियों पर आपको ध्यान देना होगा। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है केस से रिलेटेड, जो आपके क्लाइंट है उनकी बातों को सुनिए, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो फैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से समझिए। अगर क्रिमिनल मैटर्स है वहाँ एफआईआर को देखिए, और कोई एविडेंस है उनको देखिए, ठीक है, इंजुरी रिपोर्ट है, सब जो आपको केस के लिए होना चाहिए, एक एक डॉक्यूमेंट। अगर सिविल सूट अगर मान लीजिए है, ठीक है, तो उसमें आप सेल डीड मान लीजिए, सेल डीड है, सेल डीड को देखिए, कोई एग्रीमेंट है उसको देखिए, एग्रीमेंट टू सेल है उसको देखिए। एक एक डॉक्यूमेंट को आपको देखना होगा। अगर उसमें और कोई डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद कानून और पूर्व निर्णयों का सही उपयोग, जो आपके लॉज हैं, लॉज को समझिए, उसकी बारीकी को समझिए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको देखिए, जो आपके रिलेवेंट जजमेंट्स हैं, जो आपके काम का है उसको आप देखिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके केस में जो फैक्ट आपको लगता है कि वीक फैक्ट है, कमजोर तथ्य है वो, है ना, वो आपको कहीं नुकसान कर सकता है मामले की सुनवाई के दौरान, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, अपने पक्ष को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर आप ध्यान दीजिए, है ना। तो अपने कमजोर पक्ष पर आपको ध्यान देना है और सामने वाले पार्टी के मजबूत जो उसका पक्ष है उस पर ध्यान देना है। उसके मजबूत पक्ष को कैसे आप कमजोर कीजिएगा और अपने कमजोर पक्ष को कैसे मजबूत कीजिएगा, ये होता है एक बड़े वकील का पहचान। और यह कैसे होगा, यह प्रॉपर स्टडी के बाद होगा। जब आप कोर्ट रूम में आप आर्गुमेंट करते हैं ना, जब बहस कीजिएगा, अपने केस को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो जो जजेस होते हैं वो आपको बहुत माइन्यूटली वॉच करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी उन्होंने वकालत किया होगा, है ना। तो वो आपको रीड करते हैं, समझ गए बात को। तो
प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा चीज मायने रखता है। उस प्रेजेंटेशन से मैं बता दूं, आप अपना 50 से 60% जो केस होता है आप वहां जीत जाते हैं। समझ गए ना? क्योंकि सिर्फ नॉलेज ही मायने नहीं रखता है, नॉलेज का प्रेजेंटेशन आपका मायने रखता है। उसके बाद जैसा कि बताया आपको कि गहराई से अध्ययन, फिर जो लॉज हैं या फिर जो आपके जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उसका कैसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपने दलील में आप उसको पेश करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कमजोर पक्ष है उसको कैसे मजबूत करेंगे, और अपोजिट पार्टी के मजबूत पक्ष को कैसे कमजोर करेंगे, उसका आपके पास कार्ड होना चाहिए, है ना? कैसे डिफेंड करेंगे। उसके बाद फिर विपक्ष की रणनीति पहले से समझना, वही बात है, जो अपोजिट पार्टी है उसके रणनीति को आपको प्रॉपर्ली वॉच करना, उनके एडवोकेट्स क्या बोल रहे हैं। अगर आप प्लेंटिफ हैं तो वह उन्होंने जो कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, ठीक है ना, उसमें आप देखिए कि उनका कैसे, उनकी ड्राफ्टिंग में किन किन बातों को रखा गया, या कुछ जो एविडेंस दे रहे हैं उसको आप प्रॉपर देखिए, ठीक है। उसके बाद अदालत में क्या है, प्रभावशाली बहस, वही आर्गुमेंट आपको प्रॉपर तरीके से करना, आपको वही प्रेजेंटेशन है। कोर्ट रूम में आपका प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक एक चीज को टैग करके रखिए, जजमेंट को टैग करके रखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए, और आत्मविश्वास से तभी आप लबरेज रहेंगे जब आपके पास प्रॉपर केस से रिलेटेड आपके पास नॉलेज रहेगा। और वो कब आएगा, जब आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपने फाइल से गो थ्रू रहिएगा। तो आत्मविश्वास, अनुभव और स्पष्टता के साथ अदालत में अपनी बात आप रखेंगे, तभी जो बड़ा वकील वाला बात है, यहाँ से आपकी वह जर्नी की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे आप सीखते हैं, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी से गलती होता है, ठीक है। और सही समय पर सही कदम, यह भी है, आपकी रणनीति प्रॉपर होनी चाहिए। कोर्ट रूम में सही समय पर आपको सही डिसीजन लेना है ना, यही आर्ट ऑफ एडवोकेसी है। सही समय पर सही आवेदन देना है, आपको जो एप्लीकेशन लगाना है वो दीजिए। आपत्ति अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको लेकर फिर दस्तावेज दाखिल करके, जो दस्तावेज है उसको समय पर दाखिल कीजिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उससे आपका केस क्या होगा, मजबूत होगा। और इस बात को याद रखिएगा, जो मैंने लास्ट में आपको यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है, यहाँ पर कोई भी वकील मुकदमा जीतने की गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। हॉस्पिटल में भी कोई जाता है, कोई थोड़ी कहता है कि डॉक्टर कहता है कि भाई पेशेंट को मैं एकदम गारंटी लेता हूँ बचा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंतिम फैसला अदालत, सबूत, कानून और तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है, यह तो फैक्ट है, ठीक है। तो गारंटी वगैरह का काम यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। कोर्ट रूम में फिर अपीलेट कोर्ट होता है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन यह जो चीज मैं आपको बताया हूँ कि गहराई से अध्ययन कीजिए, फिर कानून और पूर्व निर्णयों का सही उपयोग है, जो आपके कमजोर फैक्ट हैं उसको आप मजबूत कीजिए, अपने पक्ष को मजबूत कीजिए, और जो अपोजिट पार्टी है उसको कमजोर कभी नहीं समझिएगा। भले आपका केस मजबूत है, आपको शांत रहना है, गंभीरता के साथ और पूरे क्लैरिटी के साथ एक एक फैक्ट को रखना है। क्योंकि आप कोर्ट में किस लिए आए हैं, रिलीफ के लिए आए हैं। आप रिलीफ के लिए आए हैं, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो। आपको वहां पर अपने बहुत ज़्यादा ज्ञान का या कौशल का प्रदर्शन नहीं करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्या करना है, वह आप जिस रिलीफ के लिए आए हैं उस रिलीफ में जो आपको अपना पक्ष रखना है, अपनी दलील रखनी है, अपना आर्गूमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्लैरिटी होना चाहिए आपके आर्गूमेंट में। फिर वही अदालत में प्रभावशाली बहस होना चाहिए, अपने फैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से रखिए, आपका प्रेजेंटेशन शानदार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, और सही समय पर सही डिसीजन। तो यह कुछ मुख्य बातें हैं। तो ये सेशन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अब आप भले ही जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट ही क्यों ना हो, उससे पहले आपको एक शानदार एडवोकेट बनना ही होगा। सिंपली एडवोकेसी का 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बना लेने से कुछ नहीं होगा हासिल। इसका पर्पज ही यही है कि पहले आप एक बेहतर एडवोकेट बने, जो भी एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, उनको सीखिए, समझिए, आर्ट ऑफ एडवोकेसी को सीखिए, समझिए, तभी जाकर आप एक बहुत ही बेहतर जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के सेशन को लेकर कोई सवाल हो, 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको लेकर आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपका 12 अगस्त को है। तो कोई इससे संबंधित भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लॉकूल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, उसके माध्यम से भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। और जितनी भी आपके क्लासेस हैं उसके लिए मैं बता दूं कि वो ऑनलाइन मोड में है, ठीक है। तो वहां आप यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर लॉकूल है, वहां पर सर्च कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये है
जस्ट ए मिनट, यहाँ पर आप जाएंगे लॉ पूल पर, ठीक है, और यहाँ से आपको यहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तकला कोच बची पूरी की गई, ये यूट्यूब, यस, यहाँ पे आप सर्च करेंगे लॉ पूल, बस यहाँ पर आप जाएंगे और ये इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है, और यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पे सारे सेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारा है। अभी आपका क्लैट का जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसका फॉर्म भी है, आपको उसके लिए भी पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। फिर उसके बाद NLU दिल्ली का है, उसका अलग से आपका एग्जाम होता है, आईलेट का होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए सेशन ले रखा है। फिर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो सारा है। तो यहाँ पर आप जाइए, यहाँ से आप क्लासेस को अटेंड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।